Hello students, welcome to the next lecture of Newton laws of motion class 9th। अब स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक होएगा इस चैप्टर का। जैसे कि ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा मगर ऑब्वियस है ओलंपियाड्स एंड एनटीएससी में इसके क्वेश्चंस स्प्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। हाउ स्प्रिंग एक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, तो हमें पहले स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग कैसे एक्ट करता है वो हमें पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होता है वो हमें पता होना चाहिए। मगर यही है, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है स्प्रिंग। आपने देखा होगा मतलब कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स में, सभी डिवाइसेस में स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स आप उसको फील तो कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग को जब मैं एलोंगेट करूँगा, बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसका साइज़ बढ़ता है। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा वो अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अपने हैंड से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एलोंगेट हो गया, इसमें एलोंगेशन आ गई। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्प्रिंग है उसकी पहले नेचुरल लेंथ होती है, जब उसको एलोंगेट करते हैं तो ऑब्वियस उसमें एलोंगेशन आती है, जहाँ उसको कंप्रेस करते हैं तो ऑब्वियस उसमें कंप्रेशन आती है। ठीक है, तो चाहे एलोंगेशन हो, एलोंगेशन, ठीक है, और कंप्रेशन। अब स्टूडेंट्स इनको अगर एक वर्ड में हमने बताना है तो हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑब्वियस है यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के एलोंगेट कर रहा हूँ। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स को लगाना छोड़ देता हूँ, हाथ छोड़ देता हूँ, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि ये देखो रिस्टोरिंग फोर्स भी है, स्प्रिंग के अंदर भी फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ये रिस्टोरिंग फोर्स विद इन द स्प्रिंग जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो वही जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको अपनी ओरिजिनल लेंथ यानी कि नेचुरल लेंथ पे ले आता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल लेंथ क्या होती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब मैंने छोड़ दिया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो ये क्या होएगी, इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, दिस इज नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, तो इसमें जो एलोंगेशन हुई है या डिफॉर्मेशन उसको हम x के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, x इज द डिफॉर्मेशन ऑन इन द स्प्रिंग या एलोंगेशन जब मैंने खींचा इन द स्प्रिंग। ठीक है, नेचुरल लेंथ को हम ln के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ln। ठीक है, जब हमने इसको एलोंगेट कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ln प्लस x। ठीक है, जब हमने कंप्रेस कर देंगे तो ln माइनस x उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग इस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि बेसिक सी चीज़ें, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जब छोड़ दोगे तो जैसे जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसी दौरान स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले इसकी लेंथ थी जो उसको हम नेचुरल लेंथ कहते हैं, ln के साथ डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब उसको एलोंगेट कर दिया तो उसकी लेंथ होगी ln प्लस x, वेयर x इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। उसको हम डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्प्रिंग था, इसके और हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किसको कहते हैं, एंड हुक्स लॉ की डिफाइन करते हैं, हुक्स लॉ को। अब स्टूडेंट्स जैसे कि स्प्रिंग फोर्स है, चलो मैं डायग्राम बनाता हूं इसकी। ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये कोई बॉडी है m मास की जो कि मैंने इसके साथ लगा दी है, एंड दिस इज द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द वॉल। ओके स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो स्प्रिंग है ये एलोंगेट हो गया। दोबारा बनाता हूं डायग्राम, ठीक है, ये एलोंगेट हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, ठीक है, अब ऑब्वियस जब आपने एलोंगेट किया तो रिस्टोरिंग फोर्स भी, रिस्टोरिंग फोर्स को इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कह देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं, जो फोर्स विद इन द स्प्रिंग जनरेट होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखा जाए कि दिस इज एक्स, ठीक है, पहले वो अपनी नेचुरल लेंथ पे था, अब उसमें एक्स एलोंगेशन आ गई, एक्स डिफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या देखा गया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, व्हाट इज द हुक्स लॉ, जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एलोंगेशन। इसको समझो कि जब नेचुरल लेंथ पे था तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, 0 नेचुरल लेंथ पे। क्यों? क्योंकि x 0 था। जब डिफॉर्मेशन 0 है तो ऑब्वियस कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आई, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आता जाएगा। अब जैसे जैसे आप इसको x बढ़ाते जाओगे, डिफॉर्मेशन बढ़ाते जाओगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पहले आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब आप खींचते हो, पहले तो बहुत कम फोर्स से ही वो खींचा जाता है, ठीक है, फिर और खींचना चाहते हो तो आपको और फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, फिर उससे और फर्दर एलोंगेशन चाहते हो तो और फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ने से रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है जिससे आप खींच रहे हो, ठीक है। तो ये देखा गया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पे अगर इक्वालिटी लानी है तो आपको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इसे के किसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो x वेक्टर, x किस तरफ है, इस तरफ x है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट है। डिफॉर्मेशन के हमेशा अपोजिट होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अगर एलोंगेशन इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर होएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है, अब इस स्टेज पे अब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कम से कम आपको रिस्टोरिंग फोर्स के खींचना है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स जितना जनरेट हो रहा है उतना एक्सटर्नल फोर्स भी आपको कम से कम लगाना ही पड़ेगा ना, अगर उसको एलोंगेट करना है, डिफॉर्म करना है, ठीक है। तो इससे मैं ये रिलेशन भी बना सकता हूं, जो एक्सटर्नल फोर्स है इज इक्वल टू के एक्स। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, एक्स भी इधर है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन डिनोट क्या करता था कि डिफॉर्मेशन इज अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये डिनोट क्या करता था, डिफॉर्मेशन इज अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो ये स्टूडेंट्स कहानी है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ, ठीक है। दिस इज द हुक्स लॉ, ठीक है। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट।
अब स्टूडेंट्स यही डायग्राम मतलब कि अगर मैं कंप्रेस कर देता, वो भी यहीं पे ही बना देता हूं मैं। यहीं पे ही बना देता हूं। अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कंप्रेस करना, ओके। तो यहां पे मैं स्प्रिंग बना दिया। जब कंप्रेस करेंगे ठीक है, तो ऑब्वियस है एक्सटर्नल फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर जनरेट होएगा? रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा देखो हुआ क्या है, ये रहा एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके हमेशा अपोजिट होएगा। एक्स इधर डिफॉर्मेशन लाइन अपने कंप्रेशन है, अब ये एक्स जो है ठीक है, एक्स इज द कंप्रेशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स। सो वेदर देयर इज अ कंप्रेशन और एलोंगेशन, रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो वही बात है इसमें भी वैसे ही, जैसे जैसे आप इसे कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो इनिशियली नेचुरल लेंथ से आपने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, पहले तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मगर जैसे जैसे आप कंप्रेशन बढ़ाते जाओगे आपको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन कर रहे हो उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, फर्दर डिफॉर्म करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के मिनिमम उसके इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे भी सेम यही एक्सप्रेशंस बनेंगे, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स यही यहाँ इसमें भी वैलिड हो रहा है, इसमें भी वैलिड हो रहा है, ठीक है। पहले ये नेचुरल लेंथ पे था, अब इसकी यहाँ पे लेंथ हो चुकी है नेचुरल लेंथ माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई थी? नेचुरल लेंथ प्लस एक्स, ओके स्टूडेंट्स, ये रहा, और यही हुक्स लॉ है, ओके स्टूडेंट्स। तो चाहे रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स लिखो, चाहे एक्सटर्नल फोर्स के एक्स लिखो, एक ही बात है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट को हम थोड़ा फील करते हैं, इसको सिग्निफाई करते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो हम पता लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो k है, k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, ठीक है। k जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर यही कोई जैसे प्लास्टिक का आपने स्प्रिंग भी देखे होंगे, ठीक है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होता है, क्योंकि अब इसको समझो पहले, इसका मतलब क्या है, फोर्स की यूनिट्स आएंगी न्यूटन और एक्स आएगा मीटर में। तो के क्या सिग्निफाई करता है, यूनिट डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए, मतलब 1 मीटर की डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितना न्यूटन में फोर्स चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जज करके देखो कि अगर कोई स्प्रिंग है जो कि स्टिफ नहीं है इतना, जैसे मतलब कि कमज़ोर मटेरियल का है, जैसे प्लास्टिक का कह लो, उसमें अगर आपने डिफॉर्मेशन लानी है तो आप बहुत कम फोर्स से, अगर यूनिट डिफॉर्मेशन लानी है तो आप बहुत कम फोर्स से लेकर आ सकते हो। जैसे कि समझो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 100 न्यूटन पर मीटर,
ठीक है, ये इसकी यूनिट्स होंगी स्प्रिंग कांस्टेंट की, ये है 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा स्टिफ हुआ, कौन सा ज़्यादा कह लो स्ट्रॉन्ग हुआ स्प्रिंग, यही वाला हुआ, क्योंकि अगर इसमें 1 मीटर की डिफॉर्मेशन लानी है तो आपको 1000 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ वही डिफॉर्मेशन 100 न्यूटन में आ जाएगी। सो स्प्रिंग 2 is stiffer than spring 1. Okay, then spring 1. ओके स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वह स्ट्रिक्टली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि वैसे ही आप समझो जो डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी ना ही जैसे मास पे डिपेंड करती है ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आयरन की डेंसिटी यूनिक है, अलग होएगी कॉपर से, एल्यूमिनियम से। ठीक है, सबकी मतलब कि डेंसिटी अलग अलग होएगी, ना ही वो मास पे डिपेंड करती है ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर मास को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर मास को कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होएगी, मगर डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल। वैसे स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की बात भी होती है, एफ बढ़ाओगे एक्स भी बढ़ेगा, एफ घटाओगे एक्स भी घटेगा। दिस विल बी रेशियो विल बी कांस्टेंट, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग एंड इट टेल्स अबाउट द विच स्प्रिंग इज स्टिफर देन विच। ओके, तो ये था सिग्निफिकेंस। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg suspended vertically from a spring of spring constant 1000 न्यूटन पर मीटर, कैलकुलेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्प्रिंग के साथ पहले आप देखो, मतलब कि जो हमने स्प्रिंग लिया है ना, एक्चुअल में स्प्रिंग हम जितने भी लेते हैं दिस इज मासलेस स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, उनका मास कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले ये स्प्रिंग मान लो ऐसे था। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं पहले जो स्प्रिंग है वो ऐसे था। ठीक है, अब इस पे ये हुक बनी हुई है, ऐसे कह लो, इस पे कोई चीज़ मैंने सस्पेंडेड कर दी तो ऑब्वियस एलोंगेट हो जाएगा। पहले ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, अब ये एलोंगेट हो चुका है। कितना मास लटकाया हमने, 10 kg का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हुआ क्या कि इसमें एलोंगेशन आ गई इतनी। अब जब मैंने इसको लटकाया ये नीचे जाना शुरू कर दिया, मतलब फोर्सेस अनबैलेंस्ड थे। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे लटकाया मैंने 10 kg को, फोर्सेस अनबैलेंस थे, mg जो है वो ऑब्वियस उसके कारण बॉडी नीचे को जा रही थी, मगर जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही थी तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपको पता है, जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही थी एक्स बढ़ रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ने लग गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने लग गया तो एक ऐसी एलोंगेशन आई जिस पे रिस्टोरिंग फोर्स ने बैलेंस कर दिया वेट को, mg को। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ने वेट को बैलेंस कर दिया, इसीलिए बॉडी रुक गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg, तो रिस्टोरिंग फोर्स kx होता है। ठीक है, सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो। mg आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सटेंशन, एलोंगेशन। एक्सटेंशन मीन्स एलोंगेशन। मास कितना है, 10 है, ग्रेविटी चलो 10 ले लो। ठीक है, k आपको 1000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0.1 मीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर एलोंगेट हो गया ये स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर 2 स्प्रिंग बैलेंसेज हुक्ड एज शोन इन फिगर, वी पुल देम इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द रीडिंग
शोन बाय ए इज़ 1.5 न्यूटन, ठीक है, द रीडिंग शोन बाय बी विल बी। स्टूडेंट्स जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस भी आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है आपको, चलो उसका भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस होता है और इसके बीच में होता है स्प्रिंग और यहाँ पे लगा होता है स्केल, ठीक है। तो होती है, ठीक है। तो इनिशियली ऐसे कह लो, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग का जो पॉइंटर है, इनिशियली पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है 0, ठीक है। फिर मतलब कि यहाँ पे आ गया 5 kg 10 kg, इस तरीके से ये स्केल चल रहा है, ठीक है। पहले मतलब कि ये पॉइंटर है, ठीक है, स्प्रिंग होता है। अब जैसे ही आप इसको मान लो यहाँ पे मैंने 2 kg की बॉडी को हुक से हैंग करवा दिया, ठीक है, तो ये पॉइंटर होएगा, ये नीचे जाएगा क्योंकि एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर कह लो ये 2 kg है, 2 kg के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है मतलब ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पे 2 kg पे जाके, स्केल के 2 kg पे जाके रुक जाएगा। जैसे ये 5 kg है, इधर 10 kg, ऐसे चलता है। मतलब कि सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, जितनी एक्सटेंशन होती है उसी के अकॉर्डिंग स्केल पे मतलब कि केजीज में रीडिंग लगी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस काम करता है। तो अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, ए एंड बी दीज आर बोथ स्प्रिंग बैलेंसेस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि देखा जाए, इधर अगर 20 न्यूटन फोर्स, वेट के कारण 20 न्यूटन फोर्स नीचे को लग रहा है, तो इस तरफ भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें टेंशन वो भी 20 न्यूटन ही आएगी ना। अगर दोनों साइड फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तभी एक्सटेंशन होएगी, नहीं तो सिस्टम ही एक्सेलरेट करने लग जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर मैं एक स्प्रिंग के, ये स्प्रिंग है, एक साइड से मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो ये स्प्रिंग तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा, ये कैसे एक्सटेंड होएगा, ठीक है। एक्सटेंशन तो तभी आएगी अगर दोनों साइड से 20 न्यूटन लगाएंगे, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तभी एक्सटेंशन आएंगी, नहीं तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेट करने लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ए है, ए को खींचा, ए ने रीडिंग दिखा दी 1.5 न्यूटन, मतलब कि वही है ना, ए में जितनी एक्सटेंशन हुई उस एक्सटेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंटर जो है वो 1.5 न्यूटन उसने दिखा दिया, ठीक है। तो बी जो है, बी को भी कितना दिखाना चाहिए, 1.5 न्यूटन ही दिखाना चाहिए ना, तभी फोर्सेस बैलेंस्ड होएंगे, तभी रीडिंग आ पाएगी, ठीक है। तो जब भी आपने रीडिंग लेनी है स्प्रिंग बैलेंस से, तो दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 masses 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाय massless spring, a force of 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन 20 kg मास, एट द इंस्टेंट शोन 10 kg की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सेकंड स्क्वायर आएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। अब स्टूडेंट्स 10 kg को अगर इस पे फोर्स लगाएंगे 200 न्यूटन 20 kg पे, तो 10 kg की जो एक्सेलरेशन है दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किसके कारण होएगी, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ही होएगी ना, kx के कारण एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं एफ भी कह देता हूँ, ओके स्टूडेंट्स। तो
स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स, आप ये देखो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। मतलब स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, अगर इस एंड पे मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स है तो हर जगह स्प्रिंग फोर्स में रिस्टोरिंग फोर्स इतना ही रहेगा। ओके, मतलब कि ऑब्वियस है यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, मगर वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहाँ पे देखो रिस्टोरिंग फोर्स 10 kg को रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है और 20 kg पे रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब दोनों एंड्स पे, जैसे कि आपको, चलो मैं डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 10 न्यूटन लगाया और यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगाया तो ऑब्वियस ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ऑब्वियस ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है जी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो थ्रू आउट 10 न्यूटन रहेगा, मगर दोनों एंड्स पे अपोजिट डायरेक्शन में होएगा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स जो है 10 न्यूटन दोनों एंड्स पे अपोजिट डायरेक्शन में होएगा। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, इधर रिस्टोरिंग फोर्स kx तो इधर भी kx होएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो kx है जिसको मैंने f कह दिया, ये 10 kg को एक्सेलरेशन कितनी दे रहा है, 12 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये रिस्टोरिंग फोर्स 120 न्यूटन का है। तो इधर अगर 20 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं तो 200 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, 120 न्यूटन इधर लग रहा है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स 200 माइनस 120, 80 अपॉन 20, that is 4 meter per second square is the acceleration of the 20 kg at the instant when 10 kg has acceleration of 12 meter per second square. Okay students, तो ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग्स इज द स्टिफेस्ट। अगर स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए के की। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करो, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करो, के इज इक्वल टू 2000 अपॉन 5 दैट इज 400 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे के कैलकुलेट करो 4000 बाय 10 that is 400 न्यूटन पर मीटर। 2400 न्यूटन by 4 that is 600 न्यूटन पर मीटर। 4800 न्यूटन by 12 that is 400 न्यूटन पर मीटर। मतलब सभी जो स्प्रिंग्स हैं ए, बी एंड डी, सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, सी का, ठीक है, सी इज द स्टिफेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर था स्प्रिंग्स का, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स मैंने अच्छे से समझा दिया। तो क्वेश्चंस जो है वो कई बार कोलैबोरेट होके आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस हम करेंगे भी, ठीक है। तो एनएलएम की पूरा मतलब लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, कंटेंट ख़त्म हो गया है इसका, ठीक है। अब हम मतलब कि सीबीएसई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एनटीएससी लेवल एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तीनों कॉर्नर्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।